So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. And here I am with lecture number 4 of biomolecules, and today we will be starting a new topic, that is amino acids and proteins. ठीक है, तो इससे पहले पिछले लेक्चर्स में वी हैव डन कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स, यही दो टॉपिक्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स वी हैव डन और अमीनो एसिड, यही दो टॉपिक्स हैं जो इसमें थोड़ी केमिस्ट्री ज़्यादा है और इसको हमें ढंग से पढ़ना होता है. ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हमें ढंग से पढ़ना होता है बायोमॉलिक्यूल्स में, जिसमें थोड़ा केमिस्ट्री का यूज़ है. बाकी कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो थोड़ा बायोलॉजिकल हो जाता है, तो वो आप खुद से एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको पढ़ना होगा, वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. बट ये अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़िएगा, मज़ा आएगा. इसके लिए थोड़ा बहुत आपको आयनिक इक्विलिब्रियम आना चाहिए. अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं ये चैप्टर अमीनो एसिड्स, तो आपको थोड़ी आयनिक इक्विलिब्रियम की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके साथ काफ़ी कुछ रिलेट करके इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से. और आपको मैं ये बताऊं कि कंप्लीट कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो ChemIIT ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा, और ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगा. उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो. वेब वर्ज़न चाहिए तो वेब वर्ज़न के लिए आपको एक वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा. यू हैव टू लॉग इन टू web.classplusapp.com. इस पे आप अगर लॉगिन करेंगे और देन ORG कोड पूछा जाएगा तो KNJTG इज़ आवर ORG कोड. यूज़ दिस कोड एंड देन यू विल बी डायरेक्टेड टू आवर ऐप, ठीक है. इसमें आपको कंप्लीट फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों कंप्लीट कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाएंगे. इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट अभी आपको मैं ये देना चाहता हूँ कि फ्रॉम 11th of December वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश फिजिकल केमिस्ट्री क्लासेस फॉर JEE 2025 स्टूडेंट्स. लाइव क्लासेस विल बी कंडक्टेड और चैनल में ही आप देखिएगा. इसके लिए कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो भी बनाए हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस, आप वो सुन लीजिएगा तो जो फर्दर डिटेल्स है आपको समझ में आ जाएगा. ओके, एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट JEE 2024 इज कि अभी अगर आपने हमारी कोई भी कोर्सेज ली हुई है तो आपने ये तो देख लिया होगा कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हम कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको अभी JEE मेंस के प्रॉब्लम्स मैंने आपको ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए सॉल्व करके, और ये पूरे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं. तो ये आपको JEE मेंस की प्रिपरेशन में काफ़ी कुछ हेल्प करेगा. ओके, ये काफ़ी कुछ हेल्प करेगा. इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अब इस मंथ से हम एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं. एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं. ओके, तो जो बच्चे कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो उनको कोई अलग से कोर्स की ज़रूरत नहीं है. इसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है आपकी ऑर्गेनिक प्रिपरेशन के लिए. ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन बिना एडवांस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए नहीं कर सकते आप. पहला स्टेप है कि आपको रिएक्शंस याद करने हैं, वो आपने कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, मैकेनिज्म समझ लिया. अगला स्टेप ये है, अब ये जो 80 क्वेश्चंस है ये तो काइंड ऑफ वार्म अप के लिए था कि चलो ठीक है मेंस भी आ रहा है तो बच्चे उसको भी थोड़ा बहुत कर लेंगे तो बेसिक लेवल तैयार हो जाएगा. यहाँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं अवेलेबल कराऊंगा, खुद सॉल्व करके, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके. और एक आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन ये दे रहा हूं मैं, जो बच्चे अभी नए हैं चैनल में, जो एनरोल नहीं कर पाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी कोर्स के लिए, और उनको अगर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स चाहिए तो वो भी स्टोर सेक्शन में हमारे ऐप में अलग से अवेलेबल है, जहां पर आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों के जितने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हैं वो आपको वहां अवेल हो जाएंगे. और जो बच्चा कोर्स में ऑलरेडी है तो उसके लिए ये कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें ऑलरेडी कोर्स में इंक्लूडेड है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अमीनो एसिड. तो देखो यार,
अमीनो एसिड प्रोटीन्स क्या है? तो प्रोटीन्स को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा अमीनो एसिड्स को। तो अमीनो एसिड जैसा कि बेटा नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें एक अमीन ग्रुप तो होगा ही, दैट इज NH2, और साथ ही साथ एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए प्रोटीन्स का, मैं वर्बली बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। सो प्रोटीन्स आर द मोस्ट abundant बायोमोलिक्यूल्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, and then these are high molecular mass complexes. These are high molecular mass complexes, biopolymers of amino acids, biopolymers of amino acids। तो amino acids के ये biopolymers हैं, मतलब amino acids कंबाइन होंगे, पॉलीमराइज होंगे, और पॉलीमराइज होके they form proteins, they form proteins, and they form proteins। तो अमीनो एसिड एक्चुअली में क्या बोला जा सकता है कि वो प्रोटीन का मोनोमेरिक यूनिट है। क्या बोला जा सकता है? ये जो है ये मोनोमेरिक यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड जो है बेटा वो कंबाइन होते हैं और पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है उनको, अभी आगे पढ़ेंगे क्या है। तो कंबाइन होते प्रोटीन बनाते हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली दे आर पॉलीमर्स। लेकिन अभी हमको अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से करना है बेस्ड ऑन अमीनो एसिड्स। तो चलो अमीनो एसिड के बारे में आपको बता दें पहले कि कितने अमीनो एसिड है, कैसे दिखते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर मैं एक बेसिक स्केलेटन बताऊं अमीनो एसिड का तो कुछ ऐसा दिख रहा है, CH COOH, यहीं पर एक NH2 लगा हुआ और यहाँ R है। अब R कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज एन अमीनो एसिड। सो दिस इज एन अमीनो एसिड, अमीन भी दिख रहा है, एसिड भी दिख रहा है। इनको अल्फा अमीनो एसिड भी बोला जाता है, दीज आर अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा क्यों नाम पड़ा? ऑब्वियसली अल्फा इसलिए नाम पड़ा है बिकॉज एसिड के अल्फा पोजीशन पे अमीन लगा हुआ है। बीटा अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, जहां पर बीटा पोजीशन पे NH2 है, इसके जस्ट बाजू वाले कार्बन को बीटा बोल सकते हैं। तो बीटा पे NH2 है, दैट विल बी कॉल्ड बीटा अमीनो एसिड्स। फिलहाल तो हमको लिस्ट देखनी पड़ेगी, 20 अमीनो एसिड हमारे पास है, 20 अमीनो एसिड्स आर देयर। तो इसकी लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, 20 अमीनो एसिड है। इनके स्ट्रक्चर के लिए और इनके नेम्स के लिए यू हैव टू रिफर टू NCERT। तो रिफर टू NCERT, आप NCERT में देखिए, वहां टेबल बना हुआ है जहां पर हर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसका शॉर्ट नेम लिखा गया है, ठीक है। तो टोटल 20 हैं अपने पास अभी, और इन 20 को याद भी करना है क्या सर? देखो करना तो होता है, तो हो सके तो कर लीजिएगा याद, ओके। मेंस वगैरह में ना क्वेश्चन आ जाते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो अगर आप एकदम आइडियल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो याद तो करना पड़ेगा आपको उन अमीनो एसिड्स। तो कुछ अमीनो एसिड का लिस्ट मैं लिख के दे देता हूं, आपको बुक से रेफर कर लेना, ठीक है। अमीनो एसिड की जो लिस्ट है, तो 20 अमीनो एसिड आपके पास है। वी हैव 20 अमीनो एसिड विद देयर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो वी हैव देयर। तो शायद बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा होगा आपको, बट ठीक है, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बुक में देख लीजिएगा। तो इसमें कुछ थोड़े बहुत देखो, and this is like serine and then threonine, asparagine, proline, these are the amino acids। अब अलग अलग तरह से क्लासिफाई करा हुआ है यहाँ पर कि अमीनो एसिड विथ हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स। हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स बोले तो क्या मतलब, जहाँ पर
एल्काइल ग्रुप बड़े बड़े हो, जहाँ पर एरोमेटिक हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं क्लासिफाई करने के। मैं नहीं बोल रहा कि आप इस टेबल को देखो, आप एनसीईआरटी रेफर करिए, ठीक है। अब एनसीईआरटी रेफर करिए और मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ। तो 20 होते हैं, अपन ने देख लिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ। तो क्लासिफिकेशन के अलग अलग बेसिस हैं बेटा, अलग अलग बेसिस है। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। यहां से थोड़ा चैप्टर शुरू हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। तो सिंथेसिस का बेसिस, तो अब इसमें दो तरह से क्लासिफाई होता है। एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल में आप लिख लो, दीज आर द अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। एंड दीज आर टू बी टेकन थ्रू डाइट्स, तो ये बाहर से हमको लेना पड़ता है, डाइट से लो, जहाँ से लो। तो वो एमिनो एसिड्स को एसेंशियल बोला जाता है। एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, दीज आर द एमिनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी ओनली। हमारा बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग ऐसा है कि दीज अमीनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल, दैट आवर बॉडी इज केपेबल इनफ ऑफ जनरेटिंग और सिंथेसाइजिंग दीज, ठीक है। बायोलॉजिकल बातें हैं ये। अब इसमें आपके मैं एग्जाम्पल्स बता दे रहा हूँ कि एसेंशियल में कौन कौन आते हैं, नॉन एसेंशियल में कौन कौन आते हैं। सो एसेंशियल एमिनो एसिड 10 है हमारे पास, वो जो 20 थे उनमें से 10 आप बुक में रेफर करिएगा कौन कौन से 10 मैं लिख रहा हूँ। सो ये जो 10 है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, दीज आर, ये मैं उनके शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, लाइक वेलाइन, LEU, ILE, देन LYS, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। जैसे LYS लाइसिन होगा, देन PHE, THR, TRP। थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत है इसमें, ठीक है ना, मेरा इसमें ज़्यादा काम नहीं है ये लिस्ट वगैरह लिखाने में। MET, HIS and ARG. So these are the amino acids which are essential, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ लिखने में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना। LI, LIS, ठीक है, PHE, THR, TRP, MET, HIS, ARG, ठीक है। तो इसका कुछ एक निमोनिक काइंड ऑफ भी है, अब निमोनिक तो नहीं, ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको। PVT, टिम हॉल, ठीक है, देख लीजिएगा यार। तो ये PVT टिम हॉल करके याद रख सकते हैं। PVT, देन टिम हॉल, तो ये टिम TIM होगा कुछ, देन HALL, तो PVT टिम हॉल करके एसेंशियल एमिनो एसिड्स 10 हो गए। फिर इसी तरह से नाम तो याद रख ही लेना आप एक बार। फिर नॉन एसेंशियल में बाकी 10 आ जाएंगे, ठीक। नॉन एसेंशियल में बाकी 10 आ जाएंगे, लिख दे रहा हूँ। ग्लाइसिन, GLY, ALA, GLU, ASP, PRO, CYS, ASN। अब आप पूछोगे सर आपको याद है क्या ये पूरे याद हैं क्या स्ट्रक्चर? अबे याद होता तो देख देख के थोड़े ना लिख रहा होता मैं, और ऐसे फालतू काम करने में मैं इंटरेस्टेड भी नहीं, ठीक है। तो ये मेरे को ज़रूरत भी नहीं है इनको याद करने की। तो ये आपके पास नॉन एसेंशियल के 10 एग्जाम्पल हो गए। इसमें CAAATS देख लेना, ये इसका शॉर्ट निमोनिक काइंड ऑफ है, इसके थ्रू आप याद रख सकते 10 नॉन एसेंशियल को। अभी केमिस्ट्री शुरू नहीं हुई है इसमें, अभी ये बायोलॉजिकल बातें चल रही हैं, बट इंट्रोडक्शन देना जरूरी है इसलिए दे रहे हैं। अगला पॉइंट, अगला जो बेसिस है, बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट,
कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके बेसिस में भी क्लासिफाई किया गया है उन 20 अमीनो एसिड को। तो पहला है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड उनको कहा जा रहा है बेटा जिसमें एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप मतलब COOH, बेसिक ग्रुप मतलब NH2। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर लिखो 1 NH2 एंड 1 COOH, जिसमें एक NH2 हो। अगर आप अपनी बुक में उस लिस्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड हैं जहां पर एक से ज्यादा NH2 ग्रुप है, जहां पर एक से ज्यादा COOH ग्रुप है। ठीक है, तो अगर एक NH2 हुआ और एक COOH हुआ तो ऐसे याद रखो, हाँ एक एसिडिक ग्रुप एक बेसिक ग्रुप, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया। एग्जाम्पल में कौन कौन आ रहा है? एग्जाम्पल में ग्लाइसिन आ रहा है, देन एलानाइन आ रहा है, एंड वेलाइन आ रहा है, एंड ल्यूसीन आ रहे हैं। आप चेक कर लीजिएगा, वेलाइन आ रहा है, ल्यूसीन आ रहा है, और भी आ सकते हैं, और भी हो सकते हैं, होंगे। ठीक, जहां पर भी ऐसा दिखे ये न्यूट्रल हो गया। दूसरा बेसिस हो गया इसी में एसिडिक, और एक हो जाएगा बेसिक। तो बेसिक अमीनो एसिड, तो बेसिक वो जिसमें बेसिक ग्रुप ज्यादा हो, ये तो सब समझदार है। जिसमें बेसिक ग्रुप ज्यादा हो, एसिडिक ग्रुप कम हो, तो दो बेसिक ग्रुप हो मतलब दो NH2 ग्रुप हो और एक COOH ग्रुप हो, तो वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगा। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है लाइसिन, हिस्टाइडिन और आर्जिनाइन। ठीक है, लाइसिन एग्जाम्पल है, लाइसिन, हिस्टाइडाइन एंड अर्जिनाइन। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एंड सिमिलरली एक और लिख लो, एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें दो, तो एसिडिक अमीनो एसिड 2 COOH ग्रुप्स, 2 COOH ग्रुप्स एंड 1 NH2 ग्रुप, तो वो हो गया एसिडिक अमीनो एसिड। नाउ इसके भी कुछ एग्जाम्पल, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ये लिख रहे हैं अपन, एसिड लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल्सो अमीनो एसिड। वो 20 अमीनो एसिड्स में ये एक होंगे। सो अभी जब आप एरोमेटिक जो आप देखेंगे अमीनो एसिड, उसमें से कुछ आप ऐसे भी पाओगे जहां पर एरोमेटिक रिंग्स हैं। ठीक है, जहां पर एरोमेटिक रिंग्स हैं, तो चलो वो भी, उसका भी लिस्ट अलग से लिख लो, नोट करके वो भी लिख लो। अमीनो एसिड्स विद एरोमेटिक चेन, कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जहां पर एरोमेटिक चेन्स हैं? तो आप देखिए अपनी लिस्ट में आपको दिखेगा फिनाइल एलेनाइन दिखेगा आपको, फिनाइल एलेनाइन, देन टाइरोसिन, देन ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ठीक, ये हो गए आपके एरोमेटिक रिंग वाले। अब एक आपको दिखेगा जहां पर सल्फर है, इंपॉर्टेंट है इसलिए सब थोड़ा ध्यान रखना भाई। एमिनो एसिड कंटेनिंग सल्फर, देखिए कौन सा दिख रहा है, एमिनो एसिड कंटेनिंग सल्फर। तो सल्फर कंटेन करने वाला एक अमीनो एसिड है, वो है सिस्टीन, CYSTEINE, सिस्टीन। तो सल्फर के साथ एक ये दिख रहा है। तो जितनी भी अमीनो एसिड्स हैं ये भैया थोड़ा आपको याद तो करना पड़ेगा। और एक मात्र एमिनो एसिड आपको दिख रहा होगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो है सबसे छोटा वाला ग्लाइसिन, दिखा? तो ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी लिखो, ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल सेंटर नहीं है इसमें,
ऑप्टिकली इनएक्टिव, सो दिस इज जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो है ग्लाइसिन, GLYCINE। ग्लाइसिन के बारे में आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी पढ़ा है। ग्लाइसिनेट आयन को आप एज अ अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड भी आपने यूज किया है, ठीक है, तो वही ग्लाइसिन। तो ये हो गया भाई 20 मिनट रिगार्डिंग दी इंट्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड और क्लासिफिकेशन। और अब हम करते हैं इसकी थोड़ी स्टडी। तो देखो ये जो अमीनो एसिड है, मैं एक जनरल अमीनो एसिड R, एक अल्फा एमिनो एसिड लिख रहा हूं। तो बेटा ये क्या है, अब देखिए ये जो एमिनो एसिड है ना, ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। कैसे फॉर्म्स में? 3 फॉर्म्स में। ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अभी यहां से शुरू हो रहा है भाई चैप्टर ना, ढंग से अब यहां से शुरू हो रहा है। सो लिखिए दिस एमिनो एसिड कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, depending upon the pH of solution। सॉल्यूशन के pH पे डिपेंड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या है देखो, अगर आपके पास ये RCH NH2COH, अब यहां से भाई थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम का खेल शुरू होगा। अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम ढंग से नहीं आती तो फिर आप यहाँ पे जो बस कॉन्क्लूजन्स हैं उनको रट लीजिएगा, तो भी बायोमॉलिक्यूल आपका चल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बढ़िया से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आयनिक से समझिएगा तो मजा आएगा। वैसे अभी आयनिक का ठीक ठाक यूज आएगा। और मैं आपको एक PYQ भी दिखाऊंगा, वन ऑफ माई फेवरेट्स वो PYQ है 2020 का पेपर 2। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आया था, इन्हीं अमीनो एसिड्स में आयनिक के कॉन्सेप्ट को मिला के पूछा गया था। आते हैं उस पर। पहले ये लिखो डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई देख, अगर तेरा जो मीडियम है वो स्ट्रांगली एसिडिक है, बहुत एसिडिक, तो ये जो आपके पास अमीनो एसिड है, इसका ये जो तेरे को नाइट्रोजन दिख रहा है, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा ज़्यादा। कौन से फॉर्म में रहेगा? प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। जब भी मैं बोलूं प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा तो आपको कैसे समझना है? इसका मतलब अगर आपके अमीनो एसिड के 5000 मॉलिक्यूल्स हैं तो 5000 में से हो सकता है 4000 4500 मॉलिक्यूल्स प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, उसका थॉट सही एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो बात ये कि ये जो NH2 है, जब मैं कह रहा हूं कि एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब है कि हाँ, जैसे 1000 में मॉलिक्यूल्स इसके हैं तो उसमें से 900 मॉलिक्यूल्स प्रोटोनेटेड है, तो हम बोल रहे हैं कि मेजॉरली ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ये अग्री करेंगे। अभी मैं थोड़ा आपको आयनिक के साथ प्रूफ भी दिखाऊंगा इसका। तो देखिए, तो क्या अभी आपको थोड़ी ये बात समझ आ रही है कि pH अगर काफ़ी एसिडिक कंडीशन में अगर हमने रखा हुआ है तो ये कुछ प्रोटोनेटेड फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में ज़्यादा रहेगा। अब आप अगर इसको न्यूट्रल मीडियम में रख रहे हो, न्यूट्रल मीडियम में pH जो है ये रफली न्यूट्रल मीडियम में, तो न्यूट्रल मीडियम में ये दोनों अपने रूप दिखाएंगे। रूप दिखाएंगे का क्या मतलब है कि ये H+ छोड़ेगा, ये H+ लेगा, क्योंकि न्यूट्रल मीडियम में ये हल्का एसिडिक है, ये हल्का बेसिक है, तो जिसका मेजर अमाउंट रहेगा वो रफली आसपास कुछ इस तरह से रह सकता है। अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं अपन, अभी तो थोड़ा माहौल बना रहे हैं बस। तो ये ऐसे रह सकता है कि NH3+ प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो, अपनी बेसिक बिहेवियर शो कर रहा हो, और COH जो है न्यूट्रल, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास सोचना, और ये आपका इस तरह से रह सकता है। तो एक ये भी फॉर्म है।
और एक फॉर्म इसकी पॉसिबल है कि अगर सोचो आप स्ट्रांगली बेसिक मीडियम रख दो, अगर आप मीडियम को स्ट्रांगली बेसिक कर दो तो उस स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में क्या होगा, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये प्रोटोनेट हो पाएगा क्या? अरे नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि तेरी मीडियम कैसी है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में ये प्रोटोनेटेड नहीं रहेगा, तो ये कुछ इस तरह के फॉर्म में रहेगा RCH, ये तुम्हारा रहेगा NH2 और ये रहेगा CO-, ये तो कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे न्यूट्रल कंडीशंस में वो H+ छोड़ रहा है, तो तेरी बेसिक कंडीशन अगर है, अगर तुम्हारी कंडीशन स्ट्रांगली बेसिक है तो बेसिक कंडीशन में तो वो H+ छोड़ के ही रहेगा, बेसिक कंडीशंस में तो H+ छोड़ के रहेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई। तो ये इसका कह रहे हैं अपन, इसको कैटाइनिक फॉर्म बोल सकता हूं मैं फिलहाल के लिए, इसको इसका कैटाइनिक फॉर्म बोल सकते हैं, इसको इसका एनाइनिक फॉर्म बोल सकते हैं, एनाइनिक फॉर्म ऑफ दिस अल्फा एमिनो एसिड, एनाइनिक फॉर्म बोल सकते हैं। और ये जो आयनिक फॉर्म है ना, इसको लोग प्यार से कहते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। कौन सा आयन? जी हाँ, ज्विटर आयन। सो दिस इज ज्विटर आयन। तो ये जो न्यूट्रल है जो कि चार्जलेस है, इसको कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो ये तो हमने रफली लिख लिया कि 3 तरह के पॉइंट्स हमारे पास हैं, 3 तरह के फॉर्म में ये अल्फा एमिनो एसिड एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगला डेफिनेशन लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और इसको समझाने में मैं काफ़ी समय लेता हूँ, हो सकता है अगले लेक्चर तक खिंच जाए ये टॉपिक, आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब पर आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट MIIT, तो आपको आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट रियल JEE एडवांस का शायद पार्ट 90 या कुछ ऐसा आसपास का पार्ट है, वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट को पढ़ाया हुआ है। एक बार यूट्यूब पर पब्लिकली अवेलेबल है वीडियो, और अभी फिर से अपन उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस बार अभी क्या है, थोड़े लंबे लेक्चर्स हैं, थोड़ा और इलैबोरेटेड वे में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटा समझना है कि आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, किस तरह से डिफाइंड है, और फिर उसके अंदर घुसेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिख लो। तो डेफिनेशन ये बोल रहा है कि इट इज द pH। तो आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक्चुअली में क्या है, तो ये कोई पॉइंट है, मतलब पॉइंट मतलब क्या, इट इज pH, इट इज एक्चुअली pH। तो जैसे pH की वैल्यू अगर 3 है तो हम बोल रहे हैं अच्छा इसकी आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट 3 है। तो इट इज द pH at which amino acids shows no tendency, amino acids shows no tendency to migrate when placed in an electric field, इसका क्या मतलब है? देखो मान लो आपके पास ये एक अमीनो एसिड रखे हुए आप, ठीक है, RCH, जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया उसी को अभी पकड़ के चलो। ये तुम्हारे पास अमीनो एसिड है, और तुम क्या कर रहे हो कि इसका pH जो है वो रेगुलरली चेंज कर रहे हो। ठीक है, इसका pH तुम चेंज कर रहे हो। शुरू में तुमने pH को 1-2 के आसपास रखा, और यहां पर तुमने मानो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करी हुई है, प्लस माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट करी हुई है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम इसमें से, ये एक बड़ा कंटेनर है, तुमने pH चेंज किया, वेराइंग pH में इसको रखा, और इसके बाद इसमें से हर pH पे छोटा छोटा सैंपल निकाल कर लाके यहां डाल रहे हो और इसका फ्लो चेक कर रहे हो। ठीक, तो हर अलग अलग pH में यहां पे छोटा सैंपल लाए और यहां पर डाल के फ्लो चेक करा, फिर pH बढ़ाए, फिर सैंपल लाए, फिर यहां फ्लो चेक करा। ये प्रैक्टिकली हम ऐसा कर रहे हैं। तो क्या होगा कि मानो स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन है, तो स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में, मैं फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में ये वाला फॉर्म डोमिनेट करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा ये नहीं रहेगा या ये नहीं रहेगा, अभी आयनिक से प्रूव करेंगे इसको, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में ये डोमिनेट करेगा। हाँ, थोड़े बहुत ये हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है,
बट डोमिनेट ये करेगा। तो बेटा देखो, अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो नेट चार्ज क्या होगा उस सैंपल पे? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज वाला जो स्पीशीज है वो ज्यादा अमाउंट में है, और ज्यूटर आयन तो खैर न्यूट्रल है, उसमें कोई नेट चार्ज नहीं है। अगर आप सिर्फ उस ज्यूटर आयन को इमेजिन करो हाइपोथेटिकली और उसको यहां से पास कराने की कोशिश करो, उस ज्यूटर आयन को इससे हाइपोथेटिकली पास कराने की कोशिश करो, तो आप पाओगे कि वो किसकी भी तरफ डेविएट नहीं हो रहा है, वो किसी भी तरफ डेविएट नहीं हो रहा है। अगर आप उस ज्यूटर आयन को पास कराने की कोशिश करोगे तो क्या आपको ये बात समझ आ गई कि अगर मैं स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस में सैंपल निकाल के लाता हूं तो वो हल्का इधर डेविएट होगा, क्योंकि उसमें नेट पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से डेविएशन कभी कभी इधर आ जाएगी, बेसिक कंडीशन में जाओ, बेसिक कंडीशन में डेविएशन इधर आ जाएगी। तो क्या कोई ऐसा पीएच हो सकता है, सोचो ध्यान से, क्या कोई ऐसा पीएच हो सकता है जहां पर जो डेविएशन है वो ना के बराबर हो? डेविएशन ना के बराबर हो, ऑलमोस्ट सीधा निकल कर आ जा रहा हो, उस पीएच वैल्यू को ही हम आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट कह रहे हैं, उसी को हम आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट कह रहे हैं। ओके, उसको हम आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, तो अब सर बता दो थोड़ा कि ये कैसे संभव है। हम क्या बताएं, आप ही सोच के बताओ, ये कैसे संभव है कि आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट जैसा कुछ हो जाए। ओके, ये कैसे संभव है? तो सीधी सी बात है, ये तभी हो सकता है जो तीन फॉर्म्स हमने लिखे, एक कैटायनिक फॉर्म लिखा, एक अनायनिक फॉर्म लिखा और एक ज्यूटर आयनिक फॉर्म लिखा। तो ये तभी हो सकता है जब एनायनिक और कैटायनिक फॉर्म का जो अमाउंट है वो बराबर हो जाए। समझ पा रहे हैं बात? इन दोनों का फॉर्म बराबर होना चाहिए, और ज्यूटर आयन तो खैर न्यूट्रल ही है, उसके रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, तो उसके रहने ना रहने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं। तो एक्चुअल पॉइंट ये है। अब इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करो, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली बता दिया। अब हमने देखा कि प्रैक्टिकली ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये कब हो सकता है? तो ये तब हो सकता है जब कैटायनिक फॉर्म एंड एनायनिक फॉर्म इक्वल हो जाए, और जब कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म इक्वल होगा ना, तो अभी आपको समझ आएगा ज्यूटर आयनिक फॉर्म अपने मैक्सिमम अमाउंट पे होगा, अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे होगा। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा बने रहिए, एक आख लेक्चर समझ आएगा फिर। तो पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अपन को डेफिनेशन क्लियर हो गया, प्रैक्टिकल डेफिनेशन, फिर ये समझ आ गया कि थियोरेटिकली ये कब पॉसिबल है, थियोरेटिकली ये कब पॉसिबल है। तो लिख लीजिए इतना पहले, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी आपने लिख ली। अब तो यहां पर लिखिए, तो एट आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट concentration of anionic form becomes equal to concentration of cationic form, cationic form के बराबर हो जाता है, and concentration of ज्यूटर आयन reaches its maxima, ठीक है। तो अब आप एमिनो एसिड के जो वैल्यूज हैं, आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स के वैल्यूज निकालने का एक सस्ता तरीका है, उस सस्ते तरीके को नोट कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे उसके डिटेल के बारे में, ठीक है। तो आप यहां पर लिखिए, आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, तो लिखें। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यूट्रल एमिनो एसिड है, जो पीछे था हमारे पास न्यूट्रल एमिनो एसिड, तो न्यूट्रल एमिनो एसिड में व्हाट वी हैव इज, न्यूट्रल एमिनो एसिड ऐसा है कुछ RCH, मान लीजिए इधर NH2 लिखा हुआ है, ये COH लिखा हुआ है। तो यहां पर ना बेटा दो एसिडिक हाइड्रोजन्स आपके पास हैं, ऐसे सोचो आप, दो एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं आपके पास, एक तो
ये वाला, और एक इसको प्रोटोनेट करके अगर आप सोचो, अगर आप इसको प्रोटोनेट करके सोचो तो ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसका pKa है pKa1, इसका pKa है pKa2। सो जो इसका pi आएगा दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये एक्चुअली में इन दो pKa's का एवरेज होता है, दैट इज हाफ pKa1 प्लस pKa2। सर ये क्या बात हुई, ये तो एकदम सस्ते तरीके से आपने बता दिया। जी हाँ, यहाँ लिख लीजिए, ये सस्ता तरीका है, दिस इज अ सस्ता मेथड। ये नॉर्मल मास्टर लोग आपको इतना ही लिखा के छोड़ते हैं, अपन लिखेंगे जरूर इसको बट एनालाइज भी करेंगे, थोड़ा समय दीजिएगा। पहले ये फॉर्मूला लिख लो कि अगर आपके पास एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो उसका पीआई का फॉर्मूला ये, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का फॉर्मूला ये। और न्यूट्रल एमिनो एसिड में ना ये जो वैल्यू है ये रफली जो ये रेंज करती है किसके किसके बीच में करती है, मैं आपको बता दूं 5.1 से लेके 6.5 के बीच में। थोड़ा रफ रेंज भी याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा है। तो ये रफली इसी के बीच में लाए करता है। अगर आपके पास न्यूट्रल अमीनो एसिड है और उसका पीके निकालना है तो रफली ऐसे ही लाए करेगा, क्योंकि ऑब्वियस भी है, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पीके होता है ये रफली 4 बार के आसपास होता है। और अगर आप इसको यहाँ पर जब अमोनियम नॉर्मल, जब अमोनियम आयन होता है, सोचो जब नॉर्मल अमोनियम आयन होता है तो उसका पीके क्या होता है उसके एच का, तो उसका पीके होता है कुछ 8-9 के आसपास होता है। NH4+ है तो उसका एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसका पीके क्या होता है 8-9 के आसपास होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, COH लगा हुआ है तो थोड़ा इसका पीके घट जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। पुलर लगा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार बेसिक, तो ये पुलर लगा हुआ है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो चलो मान लो ये थोड़ा गिर के 7 वाट के आसपास आ जाएगा, तो 7 वाट के आसपास आ जाएगा, 7-8 के आसपास। तो 7-8 के आसपास ये हुआ, 4 बार के आसपास ये हुआ, तो क्या हुआ 8-4 12 और 12/2, तो 12/2 कितना हुआ, रफली 6 के आसपास आ रहा है। तो इसी तरह से जितने भी अमीनो एसिड हैं इनका जो पीके आप देखोगे, सॉरी पीआई देखोगे, ये 5.1 से लेकर 6.5 के बीच में कहीं रहते हैं न्यूट्रल के लिए। दूसरा देखो, अगर एसिडिक अमीनो एसिड है तो एसिडिक अमीनो एसिड, फॉर एसिडिक अमीनो एसिड इसके लिए लिख रहे, तो इसका जो पीआई है इट इज अराउंड 3 के आसपास होता है, इट इज अराउंड 3। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको एस्पार्टिक एसिड का, और इसके अलग अलग फॉर्म्स को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दे रहा हूं एस्पार्टिक एसिड का, एस्पार्टिक एसिड, इसके जो फॉर्म्स हैं उसको समझिएगा। देखिए एस्पार्टिक एसिड एक्चुअली में आप अपनी कॉपी से वेरीफाई करेंगे तो ये एक एसिडिक अमीनो एसिड है जिसमें 2 COOH ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो इट इज एक्चुअली COOH सिंगल बॉन्ड, CH2CH सिंगल बॉन्ड, COOH एंड NH3+। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसके पास 3 पीके वैल्यूज पॉसिबल है हमारे पास। एक ये pKa1 बोल लो, फिर ये pKa2 बोल लो, एंड देन दिस इज pKa3। तो 3 पीके वैल्यूज हमारे पास यहां पर पॉसिबल है, 3 पीके वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है, ओके। तीन पॉसिबिलिटीज है, तो इसके अलग अलग फॉर्म्स हो जाएंगे। देखो फॉर्म्स देखो, शुरुआत में देखो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन, आप ऐसे सोचो कि अभी शुरुआत में ये एसिडिक कंडीशंस में रखा हुआ है, ठीक। अगर एसिडिक कंडीशन में रखा हुआ है तो ऐसा हुआ। अब इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा बेसिक करने लग रहे हो कंडीशन को, तो देखो अब हल्का बेसिक जाओ, तो इससे क्या पता चलेगा आपको, इससे पता चलेगा इसके अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं, इसके अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो एसिडिक कंडीशन में रखा हुआ है तो सब प्रोटोनेटेड है, बढ़िया। अब इसके बाद थोड़ा बेसिक करोगे तो सबसे पहले कौन वाला H निकलना शुरू होगा, जो सबसे एसिडिक है, ये वाला निकलेगा।
सबसे एसिडिक एच यही वाला दिख रहा है, तो ये वाला निकलेगा तो कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट रहेगा। लुक एट दिस, ये कुछ इस तरह से रहेगा। एक फॉर्म इसका ये हो सकता है COH एंड देन CH2CH, CH2CH एंड NH3 प्लस एंड COH है तो ये COO माइनस, एक फॉर्म ये हो सकता है। अच्छा, फिर मान लो अगला फॉर्म मेरे को चाहिए, तो अगला फॉर्म मेरे को चाहिए, अभी मैं कुछ pH वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या क्या फॉर्म्स पॉसिबल है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या फॉर्म्स पॉसिबल है। तो ये अगला फॉर्म ये समझ में आ रहा है। अच्छा बेटा, अब इसमें और अगर मैं और बेस डालूं तो अब कौन वाला H निकलेगा? ऑब्वियसली ये वाला H निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है इसके कंपैरिजन में। तो एक और फॉर्म इसका पॉसिबल है, लिखो। तो क्या फॉर्म पॉसिबल है? इधर भी CO माइनस हो जाए, इधर भी CO माइनस हो जाए, देन यू हैव CH2CH NH3 प्लस एंड देन CO माइनस, ये फॉर्म पॉसिबल है। तो नॉर्मली तो जब न्यूट्रल अमीनो एसिड, मैंने आपको एक अल्फा वाला एग्जांपल लिख के बताया, तो 3 फॉर्म पॉसिबल थे, यहां और भी फॉर्म्स पॉसिबल है। अच्छा, अब और बेसिक कर दिया कंडीशन, तो ये वाले H प्लस भी निकलने शुरू हो सकते हैं। तो आपके पास CO माइनस CH2CH NH2 COO माइनस, ये भी पॉसिबल है, ये भी फॉर्म पॉसिबल है। तो कितने pKa's यूज हुए यहां पर? यहां पर 3 pKa वैल्यूज यूज हुए। ठीक है, 3 pKa यूज हुए यहां आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए, यहां आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए। देखो जुगाड़, आपको पहले जुगाड़ देखो, जुगाड़ देखो, फिर बाद में बात करेंगे। जुगाड़ यहां पे क्या था? यहां पर जुगाड़ इस तरह का था कि pK1 और pK2 का एवरेज निकाल रहे थे अपन। तो आप देखिए कैटाइनिक और एनिक किसको किसको बराबर करना है, तो इसको और इसको हमने बराबर करना, इसको बराबर करना, तो ठीक है, ये pK1 pK2, क्योंकि ये पहला एसिडिक हाइड्रोजन यहां से निकाला तो ये बना, फिर एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो ये बना, तो pK1 प्लस pK2/2 हमने करा तो हमको मिल गया। ठीक है, जुगाड़ ये। अब यहां पर अगर हम देखें तो मुझे क्या चाहिए? मुझे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में यहां तो 1 2 3 4 फॉर्म्स है मेरे पास, थोड़ा पेशेंस रखिएगा बस। 4 फॉर्म्स है मेरे पास, तो मुझे यहां पर क्या चाहिए? तो मुझे देखो, ये तो कैटाइनिक सा दिख रहा है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर -1 का चार्ज है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मेरे को एनाइनिक जैसा दिख रहा है? ये एनाइनिक जैसा दिख रहा है, दिस इज एनाइनिक काइंड ऑफ। और ये जो है ये कैटाइनिक काइंड ऑफ है। देखो ये कैटाइनिक काइंड ऑफ है, और ये वाला जो है ये ज्विटर काइंड ऑफ है। ठीक है सर, बढ़िया है। तो देखो मैंने क्या बोला, पहले पीएच बहुत एसिडिक थी, फिर हल्की हल्की बेस डाली मैंने, हल्की बेस डाली तो बेस डालने से थोड़ा इसका अमाउंट बढ़ा होगा, उसके बाद थोड़ा और बेस डाला तो थोड़ा ये भी बढ़ा होगा, और बहुत बेस डाल दिया तो हो सकता है बहुत हाई बेसिक कंडीशंस में ये वाला फॉर्म डोमिनेट कर रहा हो। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा पीएच कुछ ऐसा है, मेरा पीएच ना कुछ ऐसा है कि जहां पर ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म, ये दोनों फॉर्म बराबर हो गए, ये दोनों फॉर्म बराबर हो गए। अगर मेरे को ऐसा पीएच चाहिए तो वो पीएच जो आएगी वो pKa1 और pKa2 के एवरेज से ही आ जाएगी। ठीक है, तो पहले बस फॉर्मूला लिखो। सर ये बहुत अच्छे से फील नहीं हुआ, अरे अभी फील कराया ही नहीं है मैंने, तो फील कहां से होगा? अभी बस फॉर्मूला लिखा रहे, हल्का फुल्का रफ आइडिया बन गया होगा कि ठीक है, क्योंकि अच्छा तो सर फिर ये पीएच की जो वैल्यू आएगी आपने बोली अराउंड 3 आ रही है, तो ये कैसे जस्टिफाई हो रहा है? देखो ना, आएगी तो यार अराउंड 3, क्योंकि COH ये भी है, COH ये भी है, शुरू में pK1 प्लस pK2 मतलब ये रफली वही है, 3-4 के आसपास इसकी pKs है, तो उनका एवरेज रफली 3 के आसपास ही आएगा। और 3 का पीएच मतलब एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये वाला पोर्शन भी तो रह सकता है, ये वाला पोर्शन भी तो रह सकता है, ये तो -2 है, तो बेटा pH 3 के आसपास अगर है तो ये जो अमाउंट होगा इसका, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? ये नेग्लिजिबल प्रेजेंट होगा।
क्या ये नेग्लिजिबल होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से इसकी जो आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 3 के आसपास आती। फॉर्मूला तो लिख लिया हमने, एक और फॉर्मूला लिखो। अगर इसी में बेसिक अमीनो एसिड की बात की जाए, फॉर बेसिक अमीनो एसिड, तो आज के लेक्चर में मैं पूरे फॉर्मूलाज वगैरह एक बार लिखवा दूंगा आपको, और फिर अगले लेक्चर में ना हम इसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे आयनिक की मदद से। तो बेसिक अमीनो एसिड आपको पता है क्या होता है, इसमें जो पीआई है वो वेरी करती है। पीआई वेरीज फ्रॉम 7.6 से लेके 10.8 तक। एग्जाम्पल बता रहा हूं, लाइसिन, जैसे लाइसिन है तो लाइसिन की आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट 9.8 में आती है, 9.8 में आती है। चलो इसकी बात करते हैं। CH2 4 बार, देन CH शुरू में कौन से कंडीशंस में रखा बेटा? शुरू में रखा मैंने बहुत एसिडिक कंडीशन पे, ठीक है, शुरू में रखा मैंने बहुत एसिडिक कंडीशन पे। एंड दिस इज ऑल्सो NH3+, तो सब प्रोटोनेटेड है, प्रोटोनेटेड। हल्का बेसिक किया मैंने कंडीशन को, हल्का बेसिक किया, करता गया। पहले कौन वाला H निकालूंगा मैं? पहले ये वाला H निकालूंगा, तो ठीक है। तो क्या फॉर्म बनेगा लिख रहा हूं यहां पर, NH3+ CH2 4 बार, देन CHNH3+ COO-, एक ये फॉर्म बन गया COO-। तो ये आपके पास ये फॉर्म बना। फिर क्या करेंगे यार, फिर फर्दर और एक फॉर्म बन सकता है, चलो बनाते हैं। अब अगला कौन सा निकलेगा? ये वाला, यही 2 अमीनो एसिड्स हैं, मतलब यही 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं जो रिलीज हो सकते हैं। तो मैं अभी यहां पर अगला फॉर्म लिख रहा हूं आपके सामने। सो दैट इज NH3+ सिंगल बॉन्ड CH2 4 times, and we have a NH2 COO-। तो ये निकलना शुरू हुआ, NH2 के फॉर्म में आया। और फर्दर अगर और मैं बोलूं तो ये वाले H+ भी निकल सकता है। सो यू हैव 4th फॉर्म NH2 CH2 whole 4 and CHNH2 COO-। तो अभी मैं इसका pKs आपको बता दूं ना, पहले ही मैं बता दूं। तो इसका जो pK है, इसका जो pK है और इसका जो pK है, तो दिस इज pK1। तो ये pK1 रफली 2.18 के आसपास है। फिर इसका जो pK है इट इज 8.95 के आसपास। pK2 बोल रहा हूं मैं, 8.95 के आसपास। इसका pK है, pK इज 10.53 के आसपास, ठीक है। तो इस अनुसार मैंने इनको निकाला है, ठीक है, इस हिसाब से मैंने इनको निकाला है। देखो आपको ये बातें तभी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे जब आप पिछला जो पोर्शन है वो मेरे साथ पढ़े हुए हो, ठीक है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। नहीं तो आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट की ज़्यादातर जगहों पे आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखा हुआ बस मिल जाता है। तो वो भी ठीक है तरीका, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे पूछे नहीं गए जेईई एडवांस में, बट जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जहाँ पर अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जब आप वो बनाओगे तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मज़ा आ रहा है, कुछ करें अपन। तो अभी तो फिलहाल नोट कर रहे हैं, तो नोट करो ये pK1 pK2। अब यहाँ पे देखो बेटा कि अगर आप आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट चाहते हो, आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब द पॉइंट जहाँ पर आपको कोई डेविएशन ना मिले इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये वाला थोड़ा सा मेरे को +2 वाला चार्ज दिख रहा है। देखो देखो बड़े ध्यान से, उल्टा हो गया केस, ये +2 का चार्ज है। ये वाला कैसा है? ये वाला कुछ +1 का चार्ज है। फिर मतलब ये +1 का चार्ज है, मतलब +1 का चार्ज है मतलब कैसा है सर ये? अरे कैटाइनिक जैसा है, दिख रहा है, कैटाइनिक जैसा। फिर ये क्या है? +1 -1। अरे सर ये तो ज्विटर आयनिक है, तो देखो pK1
PK1 निकालने पे ऐसा मिला, फिर PK2 निकालने पे ऐसा मिला। देखिए PK2 वाले को निकालने में ऐसा मिला। बहुत कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ आएगा अभी ये PK1 निकालना, PK2 निकालना, बट एक टेक्निकली याद करने का तरीका थोड़ा समझ आ रहा होगा। फिर यहां पर हमने PK3 वाले को निकाला तो फर्दर ये मिला, ठीक है, PK3 वाले को निकाला तो फर्दर ये मिला, ये ज्विटर आयन मिला, बीच में यहां पर ज्विटर आयन मिला, और यहां फर्दर आपके पास एनायनिक फॉर्म मिला। तो क्या आपको रफली फॉर्मूला समझ आ रहा है क्या बनेगा? रफली फॉर्मूला समझ आ रहा है? पीएच यानी कि पीआई का क्या मिलेगा? जी हाँ, अगर आप ठीक से समझ पा रहे हो तो आपने भी यही सोचा होगा कि इस बार हमें PK2 और PK3 का एवरेज बताना होगा। तो सोचो उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, PK2 PK3 मतलब ये तो थोड़ी बेसिक वैल्यूज है सर, थोड़ी बड़ी वैल्यूज है, क्योंकि ये रफली 8 के आसपास है, ये रफली 10 के आसपास है, तो ये 8 के आसपास है, ये रफली 10 के आसपास है, तो कुछ 9 के आसपास आएगा। मतलब सर बेसिक कंडीशंस में रखना होगा। अरे जी हाँ, बेसिक में रखना होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक में रखोगे तो ये होगा वहां पर, स्ट्रांगली एसिडिक में रखोगे तो ये वहां पर होगा। जी बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा। लेकिन जैसे आप बेसिक करोगे, थोड़ी कंडीशंस को बेसिक करोगे तो इसका अमाउंट कम होने लगेगा, ये बनने लगेगा, हो सकता है थोड़ा और बेसिक किए तो ये एक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक और मेंबर आ जाएगा, फिर थोड़ा और बेसिक किए तो हो सकता है ये मेंबर आ जाए। तो अब अगर हम उसको सफिशिएंटली बेसिक कर देंगे तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये रहेगा ही नहीं, लेकिन इसका जो अमाउंट होगा वहां वो नेग्लिजिबल होगा। कैसा होगा? नेग्लिजिबल होगा। तो इन दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एक ऐसा पॉइंट हमको मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां वो जो +2 वाला है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि बेसिक कंडीशन है, थोड़ा समझ में आ रहा होगा। +2 वाला नेग्लिजिबल है और ये वाला ज्विटर आयनिक अपनी मैक्सिमम पे होगा, और एनायनिक और पीछे वाला कैटायनिक दोनों बराबर होंगे। सर ये कैसे मान ले हम? अरे मान लो, बताएंगे ना आगे की क्लास में, इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे कि सर ये एवरेज में ही क्यों आया। अगर आपके मन में ये चल रहा होगा सर एवरेज में ही क्यों आया, सो दैट विल बी वेरीफाइड लेटर ऑन। तो अगर आप इतना भी याद कर लियो फॉर्मूला तो ठीक ठाक लेवल पे आप आ गए। ओके, सो ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब इसमें थोड़ा डीपली जाते हैं, और ये डीपली जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अपन थोड़ा इस क्वेश्चन को एक बार देखें और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करें। तो जब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे ना तो हमें चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी जो मैं आगे समझाना चाहता हूँ। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको नहीं करना, अभी आप सुनिए, हम देखेंगे, समझते हैं। फिर ये बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड इज गिवन। ये पेप्टाइड है, पेप्टाइड एक्चुअली प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं तो पेप्टाइड्स मिलते हैं, फिर इनको और हाइड्रोलाइज करते हैं तो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल ये आपके पास पेप्टाइड है। अब ये बोल रहा है इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेट चार्ज ऑन द पेप्टाइड एट pH 2 दिस आर Z1 Z2 Z3 देन व्हाट इज द सम। मतलब pH 2 पर, pH अगर आपने 2 रखा तो इस पे नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा। तो देखो इसमें ना जो भी ऐसे आप अगर अजीब सी ऑर्गेनिक पढ़े हो तो इसमें मैं देख रहा था कुछ लोगों ने इस तरह से अजीबोगरीब सॉल्यूशंस इसके दिए हैं। अजीबोगरीब सॉल्यूशन की देख लिए pH 2 है तो क्या लगता है अनाड़ियों को कि अरे pH 2 है, अरे बहुत एसिडिक है, जहाँ जहाँ लोन पेयर है वहाँ वहाँ H+ लगा दो, जहाँ लोन पेयर है वहाँ H+ लगा दो, मज़ा आ गया। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, फिर कोई ऐसा कर रहा है N पे भी लोन पेयर है, अरे अरे O भी तो हो सकता है, अरे यहाँ भी तो हो सकता है। ऐसे अजीबो गरीब कुछ भी तुक्के मार मार के आंसर मैच करा रहे होते। ऐसे तुक्के फॉलो नहीं करना, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेईई एडवांस्ड।
टिल डेट। ठीक है, तो बेटा देखो जब pH 2 है तो नेट चार्ज का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको समझाया, समझ आई बात। नेट चार्ज का मतलब क्या है कि भाई जैसे अपन ने एमिनो एसिड देखा तो मैंने आपको कहा कि जब एसिडिक कंडीशन है तो कैटाइनिक फॉर्म है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एनाइनिक फॉर्म नहीं है, एनाइनिक भी है बट बहुत कम है। तो नेट चार्ज तो कैटाइनिक की वजह से आएगा ना, नेट चार्ज तो कैटाइनिक की वजह से आएगा। तो वैसी कुछ बात है, तो वैसी ही कुछ बात है यहां पर भी। नेट चार्ज वो पूछ रहा है जब pH 2 है। तो नेट चार्ज के लिए आपको क्या करना होगा, देखो कि भाई कौन कौन प्रोटोनेट होगा ये बताना है, कौन कौन प्रोटोनेट होगा ये बताना है। तो सोचो आप एक बात बताओ, जब आपका कोई एसिड है या फिर कोई भी एसिड है वो प्रोटोनेट हो रहा है, जैसे सपोज करो ये आपका फिनॉल है, तो आपको चेक करना है क्या फिनॉल प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। थोड़ा बहुत तो रह सकता है सर, लेकिन थोड़े बहुत से नहीं, क्या मेजॉरली रहेगा ये बताना है। तो आपको ऐसे लिखना होगा, देखो फिनॉल है तो PHOH और H+ लेकर प्रोटोनेट होगा तो बनेगा PHOH2+, ऐसा कुछ बनेगा, PHOH2+, ऐसा कुछ होगा। ये H+ लिया और ऐसा कुछ बना। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में तो अगर देखा जाए, ये अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये PHOH का KB है ना, ये PHOH का क्या है, KB है। दिस इज KB ऑफ PHOH, इसका KB है। अच्छा देखो बहुत सारे तरीके हैं, बट क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज KB ऑफ PHOH। तो KB ऑफ PHOH इज PHOH2 होल प्लस अपॉन PHOH इंटू H+, ऐसा लिख सकता हूं मैं। जी सर। अच्छा क्या PHOH का KB आपको पता है, क्या KB पता है? तो PHOH का KB तो सर नहीं पता है सर। अरे देखो PHOH का KB नहीं पता है, ठीक है, तो KB नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो PHOH का K तो पता है, K ऑफ फिनॉल क्या होता है, K ऑफ फिनॉल क्या होता है, तो आपको पता है 10⁻⁻10 के आसपास K ऑफ फिनॉल ये होता है, ठीक है। तो चलो अभी आपको इसका KB नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलो अमीन्स को एग्जांपल लेके करता हूं, ठीक है, फिर समझ में आएगा आपको। इसी तरह से फ्रेम करेंगे, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर उससे बताऊंगा तो। अमीन्स को मैं लेके बताता हूं, चलो अमीन्स का KB भी पता है, तो RNH2, वैसे उससे KB निकल जाता उसका, बट उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए पहले सिंपल होके बताता हूं। तो देखो ये H+ और ये RNH3+, ठीक, तो ये KB हो गया किसका, KB ऑफ RNH2, इसकी वैल्यू भी आपको रफली पता है, रफली पता है। एंड दिस इज इक्वल्स टू RNH3+ अपॉन RNH2 इंटू H+। सो देखो बेटा अब यहां पर ये अमीन किस pH में, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, किस गिवन pH में, किस गिवन pH में ये अमीन प्रोटोनेटेड फॉर्म में ज्यादा रहेगा, कब ये अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में ज्यादा रहेगा, वो हम इसकी रेशियो से निकाल सकते हैं। सोचो ये H+ यहां है, अगर मैं H+ को इधर भेज दूं तो इस H+ को मैं इधर भेज दूं, कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये अगर मैं यहां भेज दूं, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे इसका रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो मिल गया, मान लो इसका रेशियो आ गया 1000, तो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब यह है कि प्रोटोनेटेड फॉर्म 1000 गुना ज्यादा है अनप्रोटोनेटेड फॉर्म से। वाओ, मजा आ गया है ना, प्रोटोनेटेड फॉर्म 1000 गुना ज्यादा है अनप्रोटोनेटेड फॉर्म से, इसका यह मतलब है। अच्छा अगर ये 1/1000 आ गया, इसका मतलब ये 1000 गुना ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो वो पॉजिटिव चार्ज, उसमें नेट पॉजिटिव चार्ज, मानोगे? नहीं मानना है, तब नेट पॉजिटिव चार्ज नहीं मानना है। अगर ये 1000 गुना ज्यादा है तो बोलोगे हाँ नेट पॉजिटिव चार्ज है। तो चलो देखो, वैसे ये तो बहुत ऑब्वियस है कि भाई pH अगर
2 है तो इतनी एसिडिक कंडीशन है, तो आपको फीलिंग तो आ जा रही है कि यार ये प्रोटोनेटेड ही रहेगा, लेकिन कितना प्रोटोनेटेड रहेगा चलो वो भी देख लेते हैं इस तरीके से। तो Kb क्या होती है इसकी, तो Kb होती है कुछ 10 की पावर ऑफ -4 के आसपास होती है Kb, इसकी 10 की पावर ऑफ -4 के आसपास। दिस इज Kb, दिस इज Kb ऑफ RnH2। तो ये अगर RnH2 का Kb है एंड देन हमने कहा ये H+ लेकर, अरे यार यहां पर अगर अपन यहां पर H+ लिख रहे हैं तो ये कुछ, अरे गड़बड़ हो गया, ये Kb नहीं है यार, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। हमें ऐसे लिखना होगा RnH2 प्लस H2O, इट फॉर्म्स, वो Kb नहीं था, वो एक्चुअली में ये होगा ऐसा RnH3 प्लस OH-, ये हुआ ना Kb, थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। Kb का डेफिनेशन ये हुआ, कॉन्सेप्ट वही है, Kb का डेफिनेशन ये हुआ। तो Kb यहां पर मैं क्या लिखूंगा, Kb इज एक्चुअली इक्वल टू RnH3 प्लस, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं, RnH3 प्लस इंटू OH- अपॉन RnH2, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, अपॉन RnH2। तो अब मैं OH- को इधर भेज देता हूं, OH- गया इधर, ये Kb अपॉन OH-, अभी वो Kb नहीं था, वो गलत था। तो क्या कॉन्सेप्ट वही है, समझ आ गया। इसका रेशियो देखना है कि ज्यादा होगा कि नहीं, तो Kb की वैल्यू रफली कितनी है, 10 की पावर -4 -5 के आसपास, और अपॉन OH-, तो देखो बेटा pH जब 2 है तो pH 2 है, मतलब H+ कितना है, H+ है 10 की पावर -2, तो OH- कितना है 10 की पावर -12 के आसपास, तो यहां पर 10 की पावर -12 करोगे और यहां पर वो रेशियो जो चाहिए था वो आ रहा है, और ये आ रहा है 10 की पावर +8, मतलब समझ रहे हो, प्रोटोनेटेड फॉर्म 10 की पावर +8 टाइम्स है उस अनप्रोटोनेटेड फॉर्म से। और यही अगर pH 6 हो जाए, यही pH अगर 6 हो जाए, तब क्या होगा, pH 6 होगा तो भी OH- जो मिलेगा आपको, जो OH- मिलेगा वो तो 10 की पावर ऑफ -8 मिलेगा ना, तो स्टिल देखो, स्टिल 10 की पावर -8 भी मिलेगा, तो ये वैल्यू क्या समझ में आ रही है आपको, 10 की पावर +4 बनेगी, अभी भी प्रोटोनेटेड फॉर्म 10 की पावर 4 टाइम्स है, यानी कि 10,000 गुना है, यानी कि अभी भी वो कितना है, अभी भी वो 10,000 गुना है उसके कंपैरिजन का, तो अभी भी वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। अमीन pH 6 में भी प्रोटोनेटेड रहेगा, लेकिन अगर pH 11 है, तब क्या होगा, pH 11 में ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, और अब आप ध्यान से देखो ये 10 की पावर -1 है, दिख गया, 10 की पावर -1 है, इसका मतलब ये जो है, अब ये 1 क्योंकि ये रेशियो 10 की पावर -1 मतलब 1/10 आया, मतलब ये अब 10 गुना ज्यादा है, ये 10 गुना ज्यादा है, मतलब जब बेसिक कंडीशंस होगी तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में नहीं रहेगा, उस पे नेट पॉजिटिव चार्ज नहीं मानना है, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में नहीं रहने वाला है, वो RnH2 इस फॉर्म में ज्यादा रहने वाला है। मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था बस आपको, ये क्वेश्चन करना अभी मेरा उद्देश्य नहीं है, इसके लिए और भी कुछ चीजें लगेंगी, थोड़ा लेंदी है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आपको देखना है कि ये फिनॉल है कि pH 2 पे क्या ये H+ छोड़ के रहेगा, तो आप K देखो, फिनॉल की K, तो देखो ऐसे चेक करो, फिनॉल लिखा आपने, फिनॉल की K का डेफिनेशन लिखो, तो ये लिखा आपने, तो K मतलब ये छोड़ेगा H+, तो ये फिनॉक्साइड बनेगा प्लस H3O प्लस H एक ही बात है, तो ये Ka हुआ फिनॉल का, तो Ka का डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन वी हैव फिनॉक्साइड इंटू H+ अपॉन फिनॉल, यही मिला, फिनॉक्साइड इंटू H+ अपॉन फिनॉल। तो आप क्या करो, इस H+ को इधर लाओ,
आप इस H प्लस को इधर लाओ, अब चेक कर लो। आप K तो पता ही है आपको फिनॉल का, रफली तो पता है ना, 10 की पावर -10 याद कराया सब मैंने, 10 की पावर -10। तो अब आप अलग अलग H प्लस रख के देख लो कि रेशियो का क्या हश्र होगा। आप अलग अलग H प्लस रख के देख लो कि क्या होगा। ठीक है, क्या होगा देख लो। तो सपोज करो बहुत, अब देखो फीलिंग तो आ रही है, अगर बहुत ही एसिडिक है तो वो H प्लस तो नहीं छोड़ेगा, बहुत एसिडिक है तो वो H प्लस तो नहीं छोड़ेगा। अच्छा, अगर आपको ये डाउट है सर ये अगर प्रोटोनेट हो जाएगा, क्या पता ये प्रोटोनेट हो जाए, तो प्रोटोनेट होने के लिए उसकी केबी चेक करनी पड़ेगी। और भाई फिनॉल की जो केबी होती है ना वो बहुत बहुत छोटी होगी। ठीक है, केबी चेक करोगे तो केबी के लिए तो आपने देखा कैसा कुछ आएगा, H2 प्लस अपॉन, जैसे अमीन के लिए आ रहा था वही तो होगा, ये जैसे अमीन था, अमीन और उसका प्रोटोनेटेड, तो वैसे ये भी होगा अमीन और उसका प्रोटोनेटेड, तो ये और ये इसका प्रोटोनेटेड अपॉन, यहां पर क्या होगा केबी ऑफ फिनॉल, केबी ऑफ फिनॉल, केबी ऑफ फिनॉल, दिस विल बी केबी ऑफ फिनॉल PHOH अपॉन H प्लस, यही था। अभी H प्लस नहीं था, OH माइनस था, KB की बात कर रहे थे अपन, OH माइनस था, देख लो प्रीवियसली अभी बताया। तो जैसे मान लो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन भी है, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में भी आप बोलोगे सर ये तो इतना है, देखो 10 की पावर -12 है, तो अरे भाई ये जो KB होती है फिनॉल की और छोटी होती है, 10 की पावर -20 ऐसा चला जाता है। तो इतनी छोटी KB अगर इसकी है, तो इतनी छोटी केबी है तो भले आप कितना भी एसिडिक कर दो कंडीशंस, प्रोटोनेटेड फॉर्म में नहीं आ पाएगा, ज्यादातर ये अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में ही रहेगा। ये रेशियो 10 की पावर ऑफ -8 -7 कुछ ऐसा आ रही है। तो इसको प्रोटोनेट करके आप अगर सोचें कि नेट चार्ज पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप, ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत रेयर मिलेगा, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक जो पढ़ाते हैं वो इन क्वेश्चंस को पकड़ते हैं, और बहुत मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा, बट हाँ उनकी फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह पे जो पकड़ है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। ठीक है, उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, ऊपर ऊपर से आता है थोड़ा बहुत, पर उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। तो आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन रेयरली मिल पाता है, कोई होंगे तो नहीं पता मुझे, बट रेयरली मिल पाता है। तो ठीक है, इतना काफ़ी है समझाने के लिए। अच्छा ये अधूरा रह गया था, इसको भी बता देते हैं। तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है तो H प्लस कितना हो गया, 10 की पावर -2। अरे 10 की पावर -2, अभी ये 10 की पावर -8 आ रहा है, मतलब ये H प्लस नहीं छोड़ेगा, pH2 में नहीं छोड़ेगा, pH6 में छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। देखो pH6 में भी 10 की पावर -4 आ रहा है, pH6 में भी वो नहीं छोड़ेगा H प्लस, pH11 में छोड़ेगा, pH11 में छोड़ देगा, क्योंकि अब ये 10 आ रहा है और 10 का मतलब ये 10 गुना है। तो जब pH11 होगा तब आप मानोगे कि ये फिनॉल जो है ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, नेट -1 का चार्ज आ गया है। ओके, सो ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, और अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो मैंने एक PYQs करके प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर ये कराया हुआ होगा क्वेश्चन, बहुत पहले कराया होगा, देख लीजिएगा वहाँ पर। वैसे अब ये बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन सबकी ना थोड़ी PKBs थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, जो कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि याद रखना जरूरी है। जैसे अमाइड वगैरह आ जाए, तो अमाइड वगैरह बहुत ही बुरे बेस हैं, है ना, इनका KB भी बहुत ऊपर होता है, बहुत बुरे बेस हैं। अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब तो पता ही। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप कॉपी में लिख लीजिए, एंड इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट विल बी डूइंग, विल बी डिस्कसिंग दीज फॉर्मूलाज इन डिटेल। तो इस आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद फिर थोड़े प्रिपरेशंस पढ़ेंगे हम अमीनो एसिड्स के, और प्रिपरेशन पढ़ने के बाद जो वाइटामिन्स वाला टॉपिक है, जो थोड़े प्रोटीन के स्ट्रक्चर वगैरह वाला टॉपिक है, वो थोड़ा बायोलॉजिकल है, तो वो मैं आपको खुद ही बोलूँगा कि आप NCERT पढ़िए, प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है। अब ये बस ये ट्रांसलेशन टाइप पढ़ाना, अब इसमें क्या पढ़ाएं, है ना।
तो वो आप खुद से देख लीजिएगा क्या है वो, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक। और मेरे को उसका बहुत कोई डेप्थ बायोलॉजिकल नॉलेज तो है नहीं कि मैं आपको कुछ बहुत ही अलग सा उसमें बता दूंगा, वही प्लेन फ्लैट बातें हैं। तो विटामिन मिनरल में भी ऐसा ही है कि वही सब, क्या फूड के सोर्सेज हैं क्या है। फिर आपका न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक है, आरएनए डीएनए, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसा होता है। तो फ्लैट रट्टा टॉपिक है, आप उनको एनसीईआरटी से पढ़िएगा। बट ये सब चीज़ें आपको इस तरह से एनसीईआरटी से नहीं समझ आएंगी, खुद से पढ़ के भी नहीं समझ आएंगी। ठीक है, इसलिए इन पे थोड़ा मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और जो भी बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, तो अभी आपको ये वाली जो चीज़ें हैं एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हम करने जा रहे हैं, इनको आप बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा। वैसे आप कर रहे हैं, बट फिर भी जिस दिन ये लेक्चर आए तुरंत उनके प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत नेसेसरी स्टेप है। ठीक है, बहुत नेसेसरी स्टेप है। आपको सभी रिएक्शंस याद है, सब कुछ है, बट फिर भी अगर आप अच्छे एडवांस प्रॉब्लम्स को नहीं अप्रोच करें अभी तक, आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट एग्जाम में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। इनऑर्गेनिक में हो सकता है, बट फिजिकल में और ऑर्गेनिक में नहीं हो पाएगा, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।